हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस अवेयरनेस सेशन ऑन AIAG एंड VDFME फर्स्ट एडिशन। इस सेशन में वी विल अंडरस्टैंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ FME। ये FME के बेसिक्स क्या क्या हैं। वी विल हैव अनदर सेशन 2 सेकेंड in which we'll brief on the steps of the AIG VDFME. It is AIG VDFME first edition. Don't get confused with some people are saying कि ये fifth edition है. No, it is not a fifth edition. It is a first edition only. So before starting ahead, a little introduction about myself. मेरा नाम धीरज अरोड़ा है और एक मैं क्वालिफाइड ऑडिटर एंड ट्रेनर हूँ एंड टोटल एक्सपीरियंस इज अराउंड 26 years in the industry. So coming to the FME, I hope मैक्सिमम लोग FME टर्मिनोलॉजी से बहुत क्लियर होंगे, बट we know that every product or process is subjected to different types of modes of failure and potential failures जितने भी होते हैं उनके कुछ ना कुछ consequences और effects होते ही होते हैं and it also known as failure modes and effect analysis. कई जगह आप देखेंगे बुक्स में, इंटरनेट में failure modes लिखा होगा MODES, तो don't get again confused. यहाँ पर बहुत सारे failure modes भी हो सकते हैं, बट अगर हम FME की बुक पे जाएंगे तो इट इज़ रिटन एज फेलियर मोड. तो वी हैव टेकन दैट टर्मिनोलॉजी, बट इट डजंट मेक यू मच इफेक्ट ऑन द कोर्स मटेरियल. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ FME क्या रहता है कि टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेलियर्स और उसके साथ जो एसोसिएट रहते हैं रिस्क जो कि प्रोडक्ट और प्रोसेस में पॉसिबल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना एक्शन प्लान को सो डैट हम पोटेंशियल फेलियर्स को रिड्यूस कर पाएं. थर्डली, ट्रैक एंड इवेल्युएट कर पाएं कि जो हमने एक्शन प्लान्स लिए हैं टू रिड्यूस दोस फेलियर्स. सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कोर्स a march towards zero defect. We will say achievement of Six Sigma. आई होप आप में से बहुत लोग जानते होंगे मर्फी लॉ क्या है. हमने स्कूल टाइम में इसको पढ़ा था. मर्फी लॉ कि अगर कोई चीज फेल हो सकती है या होने का चांस है, देन उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो कभी ना कभी फेल जरूर होगी. एंड FME इसी प्रिंसिपल पर काम करता है. ये क्या कहता है क्या FME? As I said, terminology is failure modes आप बोलें या mode बोलें, it's the same thing. Failure mode and effect analysis. It is totally a team-based, systematic and proactive approach. Proactive means preventive action. So during audits आपसे कई बार ऑडिटर पूछते भी हैं कि क्या आपने कोई preventive action लिए हैं. तो आप जितने भी FME एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लांट में वो सब प्रिवेंटिव एक्शंस ही हैं. क्यों? क्योंकि इससे हम असेस करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज ओनली कि हाउ द प्रोसेस और प्रोडक्ट कैन फेल. हाउ दैट इफ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो हम असेस करते हैं कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन फेल हो सकता है, और अगर वो फेल हो जाता है तो किस तरह ये कस्टमर को अफेक्ट करेगा और क्या फेल हो सकता है एंड किस तरह हम उसको ज़्यादा सेफ बनाएं. तो डेट इज़ वॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ FME इज. एंड वी नो कि हमें FME करने की ज़रूरत क्यों है. टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कोर्स, हायर क्वालिटी अचीव करने के लिए, वारंटी पीरियड्स को एक्सटेंड करने के लिए या कम से कम वारंटी होने के लिए, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड डिमांड. एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स कि मेरा जो प्रोडक्ट मैं लूँ जिससे मैं कंपनी से खरीदूँ वो फेल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी हो. एंड मेक प्रोसेस मोर रॉबस्ट. देखिए ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं एंड वी ऑल्सो नो कि इसको करने का पर्पस क्या है, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है जस्ट टू पास द ऑडिट, कि सिर्फ ऑडिट पास करना है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना है, देन इट इज़ ऑफ नो यूज. फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस FME का, फिर ये एक सिर्फ डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा. अगर हम रियल सेंस में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जितने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वाई डू वी डू FME, ये सब अचीव हो सकते हैं. And on the top it is written cost reduction. It is very much practical to achieve a highest reduction cost अगर हम FME religiously करते हैं तो.
दिस इज अ डायग्राम जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो आप देखेंगे इट इज सेइंग एज प्रिवेंटिव कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वैलिडेशन एंड वारंटी कॉस्ट। अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में हैं या प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज में हैं, हम DFME के लिए रिस्पॉन्सिबल है या PFME के लिए रिस्पॉन्सिबल है या दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस स्टेज पे हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल फेलियर मोड्स, उनके इफेक्ट्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, देन द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीकेशन विल बी वेरी 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 लो। बट यही अगर ड्यूरिंग प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्टेज पे आता है तो ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड अगर वो कस्टमर के पास पहुंच गया, मे बी एंड यूजर के पास, then there is higher possibility even कंपनी तक सेल हो जाती है। So the same next diagram is also more or less same but explained in a different way. It talks about, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में ये इंडिकेट किया गया है ₹1 डिज़ाइन FME में अगर हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं भी द कॉस्ट जो होगी ₹1 कॉस्ट करेगी। लेकिन यही अगर प्रोसेस FME PFME डिज़ाइन से पास हो गया बट प्रोडक्शन में हमने एनालाइज कर लिया कि स्टिल देयर आर मैनी फेलियर्स, तो मे बी जो हमारी करेक्टिव एक्शन कॉस्ट है या एक्शंस जो हम लें उसकी कॉस्ट ₹10 हो जाए। ड्यूरिंग परचेजिंग हमने BOP परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, एंड ड्यूरिंग दैट इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और फाइनल इंस्पेक्शन हमने आइडेंटिफाइड किया, तो मे बी कॉस्ट ₹100 और ₹1000 हो जाए। बट अगर ये कस्टमर के पास पहुंच गया तो एक तो कंपनी की इमेज जो डाउन होगी ही होगी, एंड सेकेंडली कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन इज वेरी हाई और कई बार रिवर्सिबल भी नहीं होती। हम उसको कॉस्ट को इमेजिन भी नहीं कर सकते बिकॉज आजकल वारंटी क्लॉजेज एंड दिस पेनल्टीज आर वेरी वेरी हाई, और ये बहुत सिवियर हो जाता है अगर हमारा कस्टमर एक्सपोर्ट का हो। देन वन कैन इमेजिन कि क्या कॉस्ट ऑफ एक्शंस आ सकती है। Before doing FME, we must understand voice of customer कि कस्टमर कहना क्या चाहता है। Most of the places में क्या होता है, maximum times क्या होता है, we just listen to reply, we don't listen to understand। हम सिर्फ उसको जल्दी से पहले रिप्लाई दे दें इसके लिए हम उसकी बात सुनते हैं, लेकिन वो कहना क्या चाहता है अंडरस्टैंड हम करना ही नहीं चाहते क्योंकि शायद हमारे पास टाइम नहीं होता। सो डोंट डू डैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारा कस्टमर क्या कहना चाहता है एंड किस तरह कस्टमर की वॉइस को डिज़ाइन में हमें इंक्लूड करना है और किस तरह उसकी वॉइस को प्रोसेस में इंक्लूड करना है। बेसिकली APQP एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू आइडेंटिफाई ऑल कस्टमर नीड्स। और अभी जो नया FME आया है AIG VDA FME फर्स्ट एडिशन, अभी तो इसको APQP के साथ भी बहुत अच्छा अलाइनमेंट कर दी गई है। विल डिस्कस दिस इन सेकेंड सेशन ऑफ FME, जिसमें हाउ इट इज बीन अलाइन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विल डिस्कस दैट। रूट कॉज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच अवेयर विद दिस डायग्राम। हम इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। यहाँ हमें कॉजेस आइडेंटिफाइड करने होते हैं कि वो अगर कॉन्सिक्वेंसेज, अगर वो मोड्स आ रहे हैं तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं। रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। तो अगर जो भी आपकी टीम में इन्वॉल्व हैं, अगर उस टीम को इस टूल का अच्छी नॉलेज है तो FME बहुत अच्छा बन के आएगा, बिकॉज कॉज शुड बी स्पेसिफिक और अटैक रूट कॉज पे होना चाहिए। नॉर्मली कई बार हम कॉज को और एक्सक्यूज को, जस्टिफिकेशन को मिक्सअप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मोस्टली कंपनीज में कॉज क्या निकल के आता है, मोस्टली केसेस में, आई मीन टू से, कि ऑपरेटर प्रॉब्लम, ऑपरेटर केयरलेसनेस। नो, दैट इज नॉट अ कॉज, दैट इज अ स्टार्ट पॉइंट टू आइडेंटिफाई कि व्हाई दिस ऑपरेटर डिड अ मिस्टेक। वहीं से तो हमें स्टार्ट करना है कॉज। हमें एक्शन सिस्टम पर लेना है, आदमी पर नहीं लेना है। ऑफ कोर्स आदमी से लेंगे बट दैट विल बी रिलेटेड टू ट्रेनिंग, मे बी उसको समझाना, उसको एजुकेट करना, मे बी जॉब रोटेशन, बट सिस्टम पर एक्शन लेना इज मोर अप्रोप्रिएट सो दैट वो चीज दोबारा ना हो। एंड वी ऑल नो कि सक्सेसफुल FME होता है बिफोर द इवेंट एंड नॉट आफ्टर द फैक्ट एक्सरसाइज, क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन वो तभी होगा जब हमने कुछ गलत होने से पहले एक्शन ले लिया।
अगर गलत होने के बाद हमने एक्शन लिया तो वो प्रिवेंटिव एक्शन नहीं रह जाता, वो करेक्टिव एक्शन हो जाता है। और FMEA वर्क्स ऑन अप्रोच ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन एंड नॉट करेक्टिव एक्शन। इस बार का आप IATF 16949 2016 वर्जन भी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें भी अगर आप देखेंगे आपका प्रिवेंटिव एक्शन इज कमिंग पहले और बाद में करेक्टिव एक्शन आ रहा है, जबकि पुराने स्टैंडर्ड में इट वॉज करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जिसको हम कापा भी बोलते हैं। नाउ इस इमेज को देखिए, एक वर्ड है टीम वर्क, उसको छोड़कर हम इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं? हम इसको नाम दे सकते हैं कोऑपरेशन, हम इसको नाम दे सकते हैं कम्युनिकेशन, वी कैन से अंडरस्टैंडिंग, वी कैन से लिंकेज, मे बी इंटरेक्शन, मे बी ऑब्जेक्टिव, मे बी पर्पस, मे बी टारगेट एंड लॉट मेनी अदर वर्ड्स। सो जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में इस पिक्चर को देखकर आ सकते हैं वो सब स्किल्स चाहिए FMEA टीम में। यू शुड हैव गुड नॉलेज, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, आपके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी कोऑपरेशन होनी चाहिए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए, कब तक वो काम होगा, टारगेट, वो सब क्लियर होना चाहिए। एंड एक सक्सेसफुल FMEA कब बन सकता है? जब हम टारगेट को एडहेयर करें, कब तक हमें चाहिए उस टाइम तक वो रेडी हो, ना कि सिर्फ एक PPAP फाइल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उस ऑब्जेक्टिव से नहीं। टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हम FMEA बन रहे हैं उसका एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन हो और जितने भी कंसर्न लोग हैं, जितने भी कंसर्न पीपल हैं, उनको वो कम्युनिकेटेड हो। नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ FMEA. Of course it is a old format, means old format in the sense FMEA 4th edition, जो कि अभी भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो स्टैंडर्ड बुक एप्लीकेबल नहीं है, बट मोर और लेस यही चीजें न्यू फॉर्मेट में डाल दी गई हैं, मोर इलेबोरेटेड वे में। वी विल डिस्कस दिस इन सेकंड सेशन। अगर आप सेकंड सेशन देखेंगे ऑन दिस सेम सब्जेक्ट, यू विल आइडेंटिफाई कि किस तरह इस फॉर्मेट्स को और इलेबोरेट कर दिया गया है। सो प्रायर टू दैट, कमिंग टू दैट फॉर्मेट, हमें वी शुड हैव अ गुड नॉलेज कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। फेलियर मोड अभी भी हैं, जो FMEA VDA आया है उसमें अभी भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं उसमें, सिविरिटी भी है, कॉजेज भी हैं, अकरेंस भी है, कंट्रोल्स भी हैं, डिटेक्शन भी है, बस RPN नहीं है। RPN की जगह एक्शन प्रायोरिटी आ गया है। रेस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर और स्ट्रक्चर फॉर्मेट का टोटली चेंज हो गया है। यू कैन सी इन सेकंड सेशन इन डिटेल्ड। देन इट कम्स इनपुट एंड आउटपुट्स। एक FMEA बनाने के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या इनपुट्स होंगी और उस FMEA की क्या आउटपुट्स होंगी, हमें उस FMEA से एक्सपेक्टेड क्या है, राइट। इट मस्ट बी क्लियर कि जैसे एक तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम होना बहुत जरूरी है, कंट्रोल प्लान एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी, और क्या क्या एक्सपेक्टेड है उस FMEA से, तो वो हमें आइडेंटिफाइड करना इज मस्ट प्रायर टू कंप्लीट टू द FMEA। अब आप इस सिस्टम को समझिए। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके न्यू FMEA में सेकंड सेशन में भी विल डिस्कस। एक होता है सिस्टम, सब सिस्टम एंड कंपोनेंट। नाउ अंडरस्टैंड कीजिए, ये साइकिल जो है इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। अगर हम इसको सीट को ले लेते हैं या फ्रेम को ले लेते हैं, इट इज एज अ सब सिस्टम। एंड पर्टिकुलर पैडल में भी बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, तो दोज आर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट पिक्चर विल बी वेरी क्लियर। देखिए, नाउ बाइसिकल। बाइसिकल इज अ सिस्टम लेवल एंड सब सिस्टम लेवल में क्या हो गए, फ्रेम, हमारा हैंडल बार, हमारा फ्रंट व्हील, रियर व्हील असेंबली। नाउ फ्रेम में भी बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं, अपर फ्रेम, लोअर रियर ट्यूब, स्पॉकर ट्यूब। सो कंपोनेंट लेवल, इन सब स्टेजेस पर FMEA बनना चाहिए। अगर हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम बाइसिकल बना रहे हैं, हम कार बना रहे हैं, तो हम उसको फोकस रखकर FMEA बनाएंगे। अगर वी आर एट सब सिस्टम लेवल तो ऑफ कोर्स उन सब का FMEA बनेगा, और अगर हम कंपोनेंट लेवल पे हैं तो उन सब का FMEA बनेगा। मेजर चेंजेस क्या क्या हैं हमारे FMEA में? मेजर चेंजेस हैं हमारे, एक तो 7 स्टेप अप्रोच आइडेंटिफाइड कर दी गई है, विल डिस्कस 7 स्टेप अप्रोच क्या है।
आरपीएन नंबर, जैसा कि मैंने अभी बोला भी था, एक रिप्लेस हो गया है एक्शन प्रायोरिटी से। नाउ एक्शन प्रायोरिटी भी बाइफरकेट कर दी गई है, लो, मीडियम एंड हाई। आरपीएन अब हमें कैलकुलेट नहीं करना। देन रेटिंग चार्ट रिवाइज कर दिया गया है, सिविटी अकरेंस डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है हमने। देन स्टेप्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं एंड स्टेप्स आर इलेबोरेटेड इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे। पहले स्ट्रक्चर, देन फंक्शन एनालिसिस, देन फेलियर एनालिसिस। ज़्यादा कोलैबोरेशन विद कस्टमर एंड सप्लायर्स, इट मीन्स कि अब इस एफएमए में हमें कस्टमर से और सप्लायर से और इवन इंजीनियरिंग टीम से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, अदरवाइज हम एफएमए कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और एपीक्यूपी के साथ इसकी अच्छी अलाइनमेंट की गई है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए ड्यूरिंग एट फर्स्ट स्टेज ओनली, विल डिस्कस अगेन इन द सेकंड सेशन ऑफ दिस एफएमए। प्लीज हैव अ लुक इन दैट सेशन। And scope and results of FMEA need to be summarized and communicated to all the concerned people. जितने भी concerned लोग हैं उनको communicate होना चाहिए. And then these are the steps. Step 1, step 2, step 3 means planning preparation, structure analysis, function analysis. ये 7 step approach है. इसी 7 step approach को ही ध्यान में रखकर format design किया गया है. अब जैसे एक प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, तो देयर आर सम डिटेल्स, विल राइट इट डाउन इन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर एनालिसिस को फर्दर बांटा गया है 3 हिस्सों में, फंक्शन एनालिसिस को भी फर्दर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेम वे फेलियर एनालिसिस को, रिस्क एनालिसिस को, ऑप्टिमाइजेशन को एंड रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस इन सेकंड सेशन। वी ऑलरेडी हैव अ इलैबोरेटेड फॉर्मेट, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई मीन टू से। एक चीज का ध्यान रखना है कि स्कोप ऑफ एफएमए क्या है। ऑल्दो रिस्क तो बहुत सारे हैं, टेक्निकल रिस्क भी हैं, फाइनेंशियल रिस्क भी हैं, टाइम रिस्क भी है एंड स्ट्रेटेजी रिस्क भी है, बट हमारा फोकस जो एफएमए के स्कोप में आता है वो टेक्निकल रिस्क आता है एज फार एज IATF एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियल रिस्क कवर करना चाहें, टाइम रिस्क कवर करना चाहें, स्ट्रेटेजी रिस्क कवर करना चाहें, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई ऑडिटर आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि आपने फाइनेंशियल रिस्क क्यों डाल दिया, इसमें टाइम रिस्क क्यों डाल दिया, स्ट्रेटेजी रिस्क क्यों डाल दिया। इनफैक्ट ही विल अप्रिशिएट यू कि आपने इसको इतना इलेबोरेट बनाया है, बट एज अ मिनिमम जितने भी टेक्निकल रिस्क हैं एफएमए में, दैट नीड टू बी कवर्ड, वो मैंडेटरी हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। एंड कुछ स्टेप्स ध्यान रखिएगा एफएमए को कंप्लीट करने के लिए। एक तो रिव्यू एंड लेबल द प्रोसेस स्टेप्स, हमें प्रोसेस स्टेप्स समझना बहुत जरूरी है। वी हैव टू कंसीडर फेलियर मोड फॉर ईच कंपोनेंट, अगर हम हर कंपोनेंट लेवल पर हैं तो। डिटरमाइन द पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद ईच फेलियर मोड, जो इफेक्ट्स हैं वो फेलियर मोड के आइडेंटिफाइड करने हैं। फॉर ईच फेलियर मोड डिटरमाइन ऑल द पोटेंशियल रूट कॉजेज, मोड के रूट कॉजेज आइडेंटिफाइड करने हैं, इफेक्ट्स के रूट कॉजेज नहीं आइडेंटिफाइड करने। यहां पर मोस्टली कंपनीज मिस्टेक करती हैं, दे मिक्सअप। हमें जितने भी इफेक्ट्स हैं किसके वो रिलेटेड है, मोड के, अगर वो मोड आएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और जितने भी मोड होंगे उनके क्या रूट कॉज होंगे वो हमें आइडेंटिफाइड करना है। एंड फॉर ईच कॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे प्रोसेस कंट्रोल्स क्या हैं, प्रेजेंटली क्या कंट्रोल्स हमारे इन प्लेस है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। आई रिक्वेस्ट बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपको उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एंड अपने फ्रेंड्स में एंड प्रोफेशनल सर्कल में भी इस ट्यूटोरियल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।